जम्मू कश्मीर में लगभग 7 साल के बाद चुनी हुई हुकूमत ने अपना पहला बजट पेश किया। मेरे साथ हैं बीजेपी के सीनियर नेता रविंद्र रैना। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह इस बजट को देखते हैं और क्या रेटिंग करते हैं इस बजट की आप? जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत ने अपना बजट जम्मू कश्मीर के असेंबली में पेश किया है। बहुत तवक्को, बहुत उम्मीदें इस बजट से आम लोगों को थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनको इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर की आवाम ने मैंडेट दिया और जिनकी सरकार बनी है, उन्होंने इलेक्शन के दौरान बहुत वादे आवाम से किए थे। इलेक्शंस में जब बार बार बड़ी बड़ी रैलीज नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो रही थी और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम नेता उस मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे थे जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान तैयार किया था, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री, राशन डबल, 1 लाख नौकरियां, खवातीन को, बुजुर्गों को, ओल्ड एज को, विडोज को 3000 महीने का देने का वादा किया गया था। बेरोजगार नौजवानों को जो मंथली स्टेफन देने की बात की गई थी। उसके बाद 5 साल में 5 लाख नौकरियां, मतलब हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। डेली वेजर्स का वो सारा मामला था। डेली वेजर्स, एनवाईसी, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, वोकेशनल टीचर्स, ऐसे बहुत सारे एरियाज थे यहाँ का इश्यूज को एड्रेस करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में बातें रखी थी, और सब उम्मीद लगा रहे थे कि इस बजट में इन सब इश्यूज पर जो है वो डिस्कशन होगी। ये सारे मामले इस बार ज़ेरे गौर असेंबली के अंदर डिस्कशन में आएंगे, लेकिन आम लोगों को मायूसी हुई है जब उन्होंने ये सारा बजट देखा, क्योंकि वो सारी बेसिक चीज़ें जिसको लेकर ये हुकूमत बनी थी और जो वादे किए गए थे उन वादों से, लेकिन उमर साहब ने कहा कि पहला बजट है और ये अभी 5 हफ्ते की हुकूमत नहीं है, 5 साल की हुकूमत है। आगे आगे देखो हम किस तरह बजट पेश करते हैं और लोगों के लिए ही बजट पेश करेंगे। ठीक है, सरकार को मैंडेट मिला है, 5 साल हुकूमत चलाने का मैंडेट है सरकार के पास, लेकिन जो नई सरकार का पहला बजट होता है वो हुकूमत का अगले 5 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब 2014 में जब जीत कर आए और प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने अपने पहले बजट में अगले 5 साल का हुकूमत का प्लान, एजेंडा, विजन डॉक्यूमेंट वो पेश किया था। और जब सरकार के 5 साल 2019 में पूरे हुए, उस वक्त मोदी साहब ने अगले 10 साल का बजट प्रोविजंस, हमारी इकोनॉमी कहां पहुंचेगी, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, उसको लेकर उन्होंने डिस्कशन की। फिर जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और मोदी हुकूमत 2024 का बजट जब उन्होंने अपना पेश किया, तो उन्होंने 2047 जब देश की आज़ादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब भारत कैसा होगा, तब हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसी होगी, उसका एक विजन डॉक्यूमेंट बजट के जरिए उन्होंने पेश किया। तो क्या लोग उम्मीद कर रहे थे कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, ये जो जिन्होंने अभी हल्फ उठाया है, ये अगले 5 साल का एक रोड मैप बजट के जरिए वो असेंबली में पेश करते। लोग तवक्को रख रहे थे, लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन लोगों को मायूसी हुई है। केवल जम्मू रीजन ही नहीं, वादी कश्मीर से मैं देख रहा था अलग अलग लोगों की राय मीडिया, सोशल मीडिया में आ रही थी। न्यूज़ इनसाइडर ने भी जम्मू हो, वादी कश्मीर हो, आपने लोगों से राय ली है, तो लोगों को मायूसी हुई है।
उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं कारण में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन में किए थे, लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन वादों पर कोई ना कोई ऐलान हो जाएगा, जिसमें बिजली फ्री, जिसमें राशन डबल, हर साल 1 लाख नौकरियां, लेकिन फिलहाल हर बुजुर्ग को, विडो हो, डिसेबल हो, उनको 3-3 हज़ार, अनएम्प्लॉयड यूथ को महीने का 6,000, और डेली वेजर्स जितने भी हैं, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, NYC, होम गार्ड्स, वोकेशनल ट्रेनर्स जैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी रेगुलराइजेशन को लेकर बातें की गई, लेकिन वो सारी चीज़ें इस बजट से वो दिखाई नहीं दी, जिसके चलते लोगों को मायूसी हुई। कई अपोजिशन जमातों ने कहा कि ये जो सेंटर की स्कीम है उन्हीं का कट पेस्ट है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि इस बजट में हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने मरकज़ की जो हुकूमत है मोदी साहब की, उनकी जो स्कीम्स हैं उनको एंडोर्स किया है, उनको आगे बढ़ाने की बात कही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीब लोगों के मकान मोदी हुकूमत बना रही है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, अटल पेंशन योजना, इसी तरीके से जो आयुष्मान भारत की योजना, तो मोदी सरकार की जो बिजली की बात की गई है, वो भी जो प्रधानमंत्री जो सूर्य घर योजना है, उसका जिक्र चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने तकरीर में किया है। ज़्यादातर मोदी साहब की हुकूमत की जो स्कीम्स हैं, उनकी पॉलिसीज़ का जिक्र जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने बजट के भाषण में किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी हुकूमत के कामों को, मोदी हुकूमत की स्कीम्स को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी हाईलाइट किया है। अब मुझे बताइए, इससे एक बात पता चलती है कि मोदी साहब आवाम की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह असेंबली लगी है, बजट सेशन चल रहा है, कई प्राइवेट मेंबर्स बिल आ रहे हैं, जैसे शराब पर बैन, कैजुअल लेबर्स एम्प्लॉयज़ को रेगुलाइज करने के लिए और स्टेट लैंड को रेगुलाइज करने के लिए कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए। किस तरह देखते हैं इनको आप? देखिए, प्राइवेट मेंबर्स बिल जो होता है वो एक MLA का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। खासकर जो अपोजिशन जमातें होती हैं, अपोजिशन के जो MLAs होते हैं, और ट्रेजरी बेंचेस जो सरकार के MLAs होते हैं, उनके पास भी ये राइट होता है। कट मोशंस होते हैं, रेजोल्यूशंस होते हैं, क्वेश्चन स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं, उस पर डिबेट्स होती है, फिर स्पेशल डिबेट्स, हाफ एन आवर डिबेट्स बीच में होती हैं अर्जेंट इश्यूज को लेकर। कुछ मेंबरान्स ने शराब बंदी को लेकर बिल लाया है, कुछ एक ने गरीबों के लिए स्टेट लैंड का जिक्र किया है। मुझे लगता है जो अच्छी चीज़ें हैं वो यकीनन असेंबली में डिस्कस होनी चाहिए, और अगर शराबबंदी होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं खुद जब MLA था तो उस दौर में 2016 में मैंने भी एक बिल असेंबली में लाया था कि जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए। ये नशे का कारोबार, ये हमारी यंगर जनरेशन्स को बर्बाद कर रहा है, हम सबको मिलकर। लेकिन उस टाइम PDP थी, ये बिल पास क्यों नहीं हुआ? देखिए, उस पर डिबेट हुई थी, और उस वक़्त हमारे लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अब्दुल हक खान साहब थे, उन्होंने इस बिल पर डिबेट हुई थी। मेरा भी बिल था, और बिल को क्लब करके अशफाक जब्बार साहब जो उस वक़्त MLA गांधरबल थे, और 2-3 साथी थे, हमने मिलकर ये बिल इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद जब बिल असेंबली में इंट्रोड्यूस हुई थी तो ये सेलेक्ट कमेटी को चली गई थी। सेलेक्ट कमेटी हाउस कमेटी बनी थी, और हम सब उसके मेंबर थे, मैं भी उसका मेंबर था।
लेकिन फिर बीच में हुकूमत टूट गई और गवर्नर रूल हो गया, तो वो सारा मामला धरा का धरा रह गया। वरना मुझे यकीन है कि उस वक़्त जिस शिद्दत के साथ, जिस सीरियसनेस के साथ सबने वो मुद्दा उठाया था, यकीनन शराबबंदी लागू हो सकती थी। अब सवाल ये है कि जब इलेक्शन नहीं हुए थे, जैसे पीडीपी हो या फिर इंदिरा रशीद की पार्टी हो या फिर सजाद लोन साहब हो, उन पे एलिगेशन लगते थे ये भाजपा की बी टीम है, सी टीम है। अब जैसे ही सरकार बनी, अब सारे ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की टीम है। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी होती है। जब एक जमात यहाँ हुकूमत में होती है तो अपोजिशन की जमातें उस पर ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि ए टीम, बी टीम, सी टीम। और जब इल्ज़ाम तराशी करने वाले हुकूमत में आ जाते हैं और जो हुकूमत वाले थे वो अपोजिशन में चले जाते हैं, तो ये मामला उलट जाता है। फिर जो हुकूमत में सरकार होती है उसको कहते हैं ये बीजेपी की ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। ये सब एक प्रोपेगेंडा होता है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मैं कहता हूँ। पॉलिटिकल इल्ज़ाम तराशी होती है, ये पॉलिटिकल बयानबाजी होती है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनको हमेशा मरकज़ की हुकूमत के साथ अच्छा तालमेल बना के चलना होता है। आज अगर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बजट पेश किया है तो मैं देख रहा था कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जब बजट पेश किया तो उन्होंने कहा 1,25,000 करोड़ का कर्ज है जम्मू कश्मीर पर और लगभग 58,000 करोड़ के बिल्स ट्रेजरीज में। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये फाइनेंशियल जो इम्बैलेंस है इसको ठीक करना पड़ेगा, वरना अगर इसी तरीके से ये कर्ज बढ़ता गया और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार्स हैं, जिन्होंने वो चाहे पीडब्ल्यूडी में है, रूरल डेवलपमेंट में है या किसी डिपार्टमेंट में, बिजली डिपार्टमेंट में, जिन्होंने सरकार के टेंडर्स के ऊपर काम किया है और उनकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, हजारों करोड़ की पेमेंट्स, बिल्स आज ट्रेजरी में है तो बिल्स ड्रा नहीं हो रहे। अगर ये चीज़ें आगे चल के ठीक नहीं हुई तो सरकार को फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। सरकार अगर इन चीज़ों को ठीक नहीं किया गया तो आने वाले सालों में सरकारी मुलाजमीन को महीने की सैलरी देने की भी परेशानी जम्मू कश्मीर की हुकूमत को आ सकती है। इसलिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो कोशिश करती है कि मरकज़ की हुकूमत के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखें। लेकिन उमर साहब बार बार दिल्ली जाते हैं और बार बार मिलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से या मोदी साहब से मिलते हैं। कोई ज़्यादा बदलाव, ज़्यादा सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। सपोर्ट मिलती वहाँ से तो आज बजट कुछ और होता। देखिए, यहाँ तक एक चीफ मिनिस्टर का मुल्क के होम मिनिस्टर साहब, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब या फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने की बात है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो आज अपोजिशन में हैं, कल जब वो हुकूमत में थे तो वो भी मिलते थे, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब का वालहाना इस्तकबाल करते थे और वो जब दिल्ली जाते थे तो उनका भी वालहाना इस्तकबाल होता था। और आज जो हुकूमत में हैं अगर वो दिल्ली जाते हैं तो उनका वालहाना इस्तकबाल होता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब या मरकज़ की हुकूमत का कोई सीनियर मिनिस्टर यहाँ आता है तो उनका वेलकम होता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई सियासी इसमें इशू नहीं बनना चाहिए। एक स्टेट का इलेक्टेड अगर चीफ मिनिस्टर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से मिलता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दूसरा, आज बजट पेश हुआ है, खुद उमर अब्दुल्ला साहब जो कि जिनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, वो इस बजट में कहते हैं कि 1,25,000 करोड़ का कर्ज है और 50,000 करोड़ से ऊपर ट्रेजरीज में बिल सटके हैं। जिन लोगों ने काम किए हैं उनकी पेमेंट सटकी है।
खुदारा अगर ये चीज़ें इसी तरीके से चली तो एक जम्मू कश्मीर में तो फाइनेंशियल मेस हो जाएगा। इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब अगर मरकज़ के हुकूमत में वज़ीरों से मिलते हैं, अगर फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते हैं, होम मिनिस्टर से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं, वो स्टेट की यहाँ की माली हालत को, सिक्योरिटी सिनारियो को डिस्कस करते होंगे, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन वादे उमर साहब ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं। लोगों को उम्मीद है, लोग तवक्को रख रहे थे कि इस बजट में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बड़े ऐलान करेगी। लोगों को बहुत तवक्को थी, डेली वेजर्स को तवक्को थी। रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, NYC, होम गार्ड्स, वोकेशनल जो टीचर्स हैं, कंट्रेक्चुअल जो कर्मचारी हैं, आंगनवाड़ी, हेल्थ वर्कर्स, आशा वर्कर्स, SPOs, VDCs, बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ लोगों को। लेकिन और फिर बिजली फ्री, डबल राशन। लेकिन जब दिल्ली से बजट एलोकेट होगा तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। अब सवाल ये है कि आप स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में आज हो और भाजपा बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कर रही है असेंबली में भी। डेली वेजर्स हैं, वोकेशनल टीचर्स हैं और SPOs हैं, क्या उनकी मांग आप उठाएंगे, बार बार उठाएंगे ताकि उनका कोई मुद्दे हल हो जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर उस तबका जात के साथ खड़ी है जो सफरर है, जो विक्टिम है, जो जाति का शिकार हुआ है। उसकी बुलंद आवाज बन के भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती आई है। डेली वेजर्स हों, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, NYC, होम गार्ड्स, CIC ऑपरेटर्स, जिनका कि कैट कोर्ट ने अदालत से फैसला भी हुआ है डबल बेंच का कि CIC ऑपरेटर्स को जो उनको सारे बेनिफिट्स दिए जाएं और उनको रेगुलराइज किया जाए। और VDCs, होम गार्ड्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और वोकेशनल टीचर्स, इन सब के मसले हल यकीनन होने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी बुलंद आवाज बन के हम इन तमाम जो अफेक्टेड सेक्शंस हैं, जो सरकारी इदारे के अंदर काम करते हैं, आज अगर ये डेली वेजर्स, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात और ये तमाम जिनका जिक्र मैंने किया, NYCs, होम गार्ड्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, CIC ऑपरेटर्स, वोकेशनल टीचर्स, अगर ये घर बैठ जाएंगे ना जनाब, तो सरकार ठप हो जाएगी, सरकार टोटली कोलैप्स कर जाएगी। अगर ये सारे अपने घर बैठ जाएंगे, सरकारी मशीनरी को, सरकारी तंत्र को चलाने वाले ये लोग हैं। इसलिए मैं पहले भी इन तमाम अपने साथी दोस्तों की बुलंद आवाज बन के हमेशा काम करता था। आज भी ये तमाम लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं। मैं आज भी इन तमाम जो अफेक्टेड इदारे हैं सरकारी, मैं इनके साथ खड़ा हूं और पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इनके तमाम मसाइल हल होने चाहिए। एक आखिरी सवाल यह है कि जो बजट पेश हुआ उसमें आप क्या रेटिंग करेंगे? 10 में से क्या रेटिंग करेंगे आप उमर साहब के बजट की? देखिए, अब चूंकि अभी बजट चल रहा है, बजट पर डिस्कशन हो रही है, बजट पेश किया गया है, उसमें क्या रेटिंग होगी? उमर साहब ने बजट पेश किया, चलिए नई दिल्ली की स्कीम्स का कट कॉपी पेस्ट बताया जा रहा है। इसमें अभी बजट में डिस्कशन, डिबेट होनी है और इसमें तरमीम भी हो सकती है, इसमें चीज़ें जोड़ी जाती हैं विद अमेंडमेंट्स, फिर बजट वहाँ से पास होगा। इसलिए नंबर देंगे जब ये बजट पास हो जाएगा। अभी तो मरकज़ी हुकूमत की स्कीम्स पर उमर साहब ने मोहर लगाई है। ये खुशी की बात है कि उन्होंने मरकज़ की हुकूमत, मोदी साहब के कामों को, उसकी तस्दीक की है और उनको आगे बढ़ाने के लिए उमर साहब ने भी असेंबली के अंदर उन सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया, जो है वो
डिस्कशन में लाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे भाजपा के सीनियर नेता रविंद्र रैना जी। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की सरकार ने बजट पेश किया और रविंद्र रैना जी ने कहा कि ये सारी जो स्कीमें हैं ये मोदी जी लेके आए थे, आज उमर साहब ने उनको एंडोर्स किया और अपने असेंबली में डिस्कस किया। इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। लेकिन आपका क्या कुछ कहना है इस बजट में, क्या सोच विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।